मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। जी हां, ये हम नहीं, वहां के हालात कह रहे हैं। हालात क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे वहां की आवाम परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के कारण न सिर्फ आवाम बल्कि हुकूमत का भी माथा ठनक रहा है। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार नाम मात्र का बचा हुआ है और जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर है और उसे अपनी खस्ता इकोनॉमी को संभालने के लिए विदेशी कर्ज की जरूरत है। लेकिन विदेशी कर्ज भी उसे कैसे मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि उसके कई करीबी इस्लामिक मुल्क भी कर्ज नहीं दे पाए हैं। ऐसे में मुसीबत से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अब IMF से कर्ज की गुहार लगा रही है। जिस पाकिस्तान ने दूसरों के लिए कांटे बोए, आज वही कांटे उसके गले में फंस गए हैं। आज हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको कई कारण से और रूबरू करा देते हैं। आखिर खंड खंड क्यों होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, ये भी आपको समझा देते हैं और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि जो हालात है, अभी जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने को खाना नहीं है पाकिस्तान के पास, पीने को पानी नहीं है। यहां पर हालात जो है बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का रुपया जो है लगातार जब गिरेगा, ऐसे में कोई भी आर्थिक कदम जो है पाकिस्तान नहीं उठा पा रहा है। अब आपको जल्दी से यह भी समझा देते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है नाम मात्र के लिए उसके पास बची है। ऐसे में आवाम को अब पाकिस्तान संतुष्ट कैसे करे? लोग मरने मारने को वहां पर खाने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि जरूरी सामान की भारी किल्लत वहां पर हो गई है। आटा, चीनी, दाल, चिकन, दवाइयां, ये वो तमाम चीजें जिसको लेकर खासा परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आतंकवाद पड़ रहे हैं पाक को अब भारी, क्योंकि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान लगातार पनाह देता हुआ नजर आ रहा था, अब उसको उसी आतंकवादियों के लिए मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में अब लगातार हमले आतंकी देखे जा रहे हैं। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसीलिए POK के द्वारा यह मांग की जा रही है और मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है कि हमें पाकिस्तान से भैया छुटकारा दिला दिया जाए और हमें भारत में शामिल कर लिया जाए। अब आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो जो बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, आतंकवाद का पनाहगार, ये आप देख रहे हैं आतंकवादी नंबर 1 किस तरह से पनाह दी हुई है और ऐसे में ब्लैकलिस्ट में शामिल ना हो जाए पाकिस्तान, इसलिए अपनी साफ सुथरी छवि जो है पाकिस्तान दिखाने का लगातार प्रयास करता है। चलिए अब आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए, ये है पाक के खिलाफ विरोध। सिंध में यह विरोध हो रहा है जहां पर महिलाएं जो है लगातार यह आवाज उठा रही है कि पाकिस्तान से उन्हें अलग कर दिया जाए। वहां पर खासा परेशानी हो रही है। देखिए, सिंध देश की मांग जो है लगातार लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब यह मांग और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अब आपको समझा देते हैं डुरंड रेखा के बारे में भी। पाक के खिलाफ विरोध लगातार जारी है, जहां पर अफगानिस्तान पाक डुरंड रेखा को लेकर लंबे समय से जंग सी छिड़ी रहती है दोनों के बीच, जहां पर अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है डुरंड रेखा को। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अब ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान बयान देता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि उन आतंकवादियों को जगह और पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद है। देखिए, अब आपको यह तस्वीर भी दिखा देते हैं। डुरंड रेखा पर पाक वर्सेस अफगान किस तरह से देखे जा रहे हैं। यहां पर जो उनकी आवाम है वो किस तरह से पिसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो बात पाकिस्तान कहता हुआ नजर आ रहा था, जो बात पाकिस्तान ये बात कहता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जमीनी स्तर की हकीकत जो मैं लगातार आपको दिखा रही थी वो है। और साथ ही साथ सबसे पहले आप इस पैकेज के जरिए समझिए कि मौजूदा हालात क्या है पाकिस्तान के। सड़कों पर भीड़, पाकिस्तान की गाड़ियों के बजते सायरन और घायल हालत में इधर उधर भागते लोग। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले मुल्क पाकिस्तान की है। भारत के लिए कांटे बिछाने वाला पाकिस्तान आज खुद अंदरूनी जंग के दलदल में फंस चुका है।
आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खाने के एक एक दाने के लिए कटोरा लेकर भटक रहा है। अब पाकिस्तानी सेना पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहे तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी आतंकियों को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकियों को पनाह देता आया है और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है, लेकिन अब वही आतंकी पाकिस्तान की थाली में छेद कर रहे हैं। आलम ये हो चले हैं कि अब पाकिस्तान के टूटने बिखरने के आसार हैं। एक ओर पाकिस्तान कर्ज तले दबा है, आटे की किल्लत से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सिंध प्रांत की आवाज फिर से उठ रही है। सिंध खुद को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है और इसके लिए सिंध की आवाम लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो पाकिस्तान की धरती पर जिन सांपों को पाकिस्तान ने पाला, अब वो सांप खुद पाकिस्तान को डसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास विशेषज्ञ, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही जय सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल जो है टीपी त्यागी जी, आपसे मैं ये बात समझना चाहूंगी। देखिए, क्या खंड खंड की राह पर अब पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की आवाम ही अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है? हेमानी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जय हिंद। मैं अपनी आवाज में क्या कहूं, मैं पाकिस्तान के लोगों की आवाज में ही आपको बताना चाहता हूं कि उनके एक कादिर खान हैं जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जिनके ऊपर झूठ बोलने का भी आरोप लगा था, जिन्होंने न्यूक्लियर नो हाउ ईरान को भी दी, नॉर्थ कोरिया को भी दी। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होने ही वाला है। और उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया कि 1971 में टिक्का खान को भेजा गया था उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में। उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, लाखों लोगों को मारा, बहुत औरतों के साथ व्यभिचार किया और इवेंचुअली वो नहीं काबू कर पाए। अब बलूचिस्तान में तो मार्शल रेस है, बांग्लादेश में तो डोसाइल मुसलमान थे। जब वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो इन मार्शल रेसेस को जो बलूचिस्तान के हैं, इन्हें कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? लिहाजा उनका कहना है कि इनको मारना बंद किया जाए। और उसने कहा एक बात, कादिर खान ने, कि एक सोशल इविल है और वो सोशल इविल अगर नहीं बंद की गई तो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन अवश्यम भावी है। और वो सोशल इविल को वो कहते हैं कि दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाना बंद करे पाकिस्तान। युद्ध यूक्रेन में हो या रशिया में हो, इजराइल में हो या हमास में हो, आर्मेनिया में हो या अजरबैजान में हो, हर जगह पाकिस्तान जाके अपनी टांग अड़ाता है। बोले ये बंद करें। ये तो मैंने आपके उनके कादिर खान का बताया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। इमरान खान जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जी, उन्होंने तो ये कहा कि मेरे से लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट जाएगा। और फिर उन्होंने तर्क क्या दिया, और उसकी सुगबुगाहट जो है वो तेज होती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, इमरान खान, शहबाज, और अब अगर प्रधानमंत्री के नाम को जाना जाए, अनवर उल हक काकर को आखिर जान कौन रहा है? कहाँ है उनका नाम? बिल्कुल ठीक है। मैं इमरान खान की बात आपको बता रहा था। उसने कहा कि पाकिस्तान में, आप ही ने भी कहा कि रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ऐसे में इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? उन्होंने कहा कि इसका असर वहां की आर्मी के ऊपर पड़ेगा। और अगर आर्मी डिसइंटीग्रेट हो गई तो क्या होगा? तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमको कहा जाएगा कि आप डी न्यूक्लियराइज हो जाओ। यानी ऐसे ही जैसे सोवियत का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो यूक्रेन को डी न्यूक्लियराइज कर दिया था। और बोले पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में केवल एक पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अगर ये भी खत्म हो गया तो उसके बाद बलूचिस्तान, सिंध, इनके लिए लोग बाग प्लान बनाए बैठे हैं, ये अलग हो जाएंगे। और उसने कहा ये मेरे से लिख के ले लो। और मैंने आपको दो जय सोढ़ी जी से भी इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पर दो बातें जो बेहद महत्वपूर्ण रही। सबसे पहली बात,
जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है अब अपनी ही आवाम पर, और जो मालिया हालत है पाकिस्तान की, ऐसे में मिलिट्री, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली मिलिट्री ही सबसे आगे रहती है पाकिस्तान में, ऐसे में उसकी मालिया हालत ही खस्ता हो जाएगी और वो ही कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में 3 देशों का जो बंटवारा कह रहे थे वो होना निश्चित होगा। जय सोडी जी। जय हिंद हिमानी जी। जय। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के उभरा, तब दोनों देश की तिजोरियों में बिल्कुल पैसा नहीं था जी। अब कुछ साल बाद 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन 1962 से 2023 तक क्या बदला कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान आज कंगाली के दौर पे गुजर रहा है। इसका एक ही कारण है, पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां। हिमानी जी, भारतीय संस्कार, सभ्यता और संस्कृति में पढ़ाया और सिखाया जाता है और अनुभव किया जाता है कि अगर किसी भी इंसान की बुनियादी असूलें गलत हो, वो कभी ना कभी मात खाता है। और यही चीज हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, क्योंकि उसके बुनियादी असूलों में भारत नफरती नीतियां थी, हिंदू नफरती नीतियां थी और भारत के तरफ इतना उसका दुश्मनी थी। आज पाकिस्तान उसने इस कगार पे खड़ा कर दिया है जहां पे 4 देशों में टूटने के कगार पे है और कुछ सालों में ये हो भी सकता है। हिमानी जी, जो आपका दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान की सेना एक व्यावसायिक सेना है, लेकिन पाकिस्तान की सेना में इतना राजनीतिकरण हो चुका है कि आज पाकिस्तान की सेना बढ़ चुकी है। किसी भी देश की सेना में अगर राजनीतिकरण होता है, वो देश की सेना बर्बाद होने लगती है, चाहे सूडान की सेना हो, चाहे अफगानिस्तान की सेना हो, चाहे म्यांमार की सेना हो या चाहे पाकिस्तान की सेना हो। अगर पाकिस्तान अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पे बचाना चाहता है तो उसे अपनी बुनियादी नीयत और नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा पाकिस्तान का 4 छोटे देशों में टूटना निश्चित है। पीओके के लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि हमें भारत में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा अगर सिंध देश पर नजर डाली जाए, सिंध देश को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मानी जी, आपने सही कहा, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब, और उनका एक 5वां इलाका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत में और पाकिस्तानी सेना में अधिकतर अधिकारी और सैनिक उनके पंजाब प्रांत से आते हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में तरक्की हो रही है, बाकी प्रांतों में बिल्कुल तरक्की नहीं है। ये जो बलूचिस्तान में भी 6 दिसंबर को लॉन्ग मार्च शुरू हुई, जो कि तुर्बत नामक जगह से और इस्लामाबाद में खत्म होनी थी, ये पाकिस्तान के लिए इतनी मुसीबत बन गई कि पाकिस्तानी सेना को इस पे क्रैकडाउन करना पड़ा, हजारों लोगों को जेल में डालना पड़ा, औरतों पे जुल्म इन्होंने किए, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे कर्नल त्यागी साहब ने सही कहा है, पाकिस्तान का जो अनुभव है ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश जिसे आप कहते हैं, वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही अत्याचार किए थे, वो भी मुल्क उनसे टूट गया उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा पाकिस्तान में दोबारा, उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। टीपी त्यागी से जान लेते हैं, 1971 रिटर्न देखने को मिलेगा क्या फिर एक बार? देखिए, 1971 आसान था। 1971 में उन्होंने जिनके ऊपर जुल्म किए वो डोसाइल मुस्लिम थे, बांग्लादेश के मुस्लिम थे, उनको दबा दिया, मार दिया, काट दिया। लेकिन एक बात और याद आई जो पाकिस्तान की आवाम द्वारा ही उठाई जा रही है कि 2024 में अब 4 मुल्क वहां पर होते हुए नजर आएंगे। ये भी बात खुद ही की आवाम कह रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोडी साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि एक पंजाब रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। और फिर ये कहना कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि हमको हिंदुस्तान में मिला लो, केवल पीओके के नहीं, बलूचिस्तान के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को राखी बांध रहे हैं और हमारे पास वहां के अफजल राजा और मीर यार जो उनके अलग अलग और हिंदुस्तान के चैप्टर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको अप्रोच किया है
कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम खुददार कौम है, हम मार्शल कौम है, हम 1000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों को मार के अपने को यूनिफाइड रख सकती है? नो। जो बुनियादी बातें दो गलत हुई हैं, मैं बता दूं आपको कि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 पॉइंट रखे थे कि ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री होगा। मगर जब कंट्री बन गया तो उन्होंने सबसे पहले तो पार्लियामेंट के ऊपर डिवाइन को यानी कि खुदाई को रख दिया, यानी उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो गई। और दूसरी बात, उन्होंने अपने लोगों के रहने का इस्लामीकरण कर दिया, यानी कि उन्होंने मुस्लिम वे ऑफ लिविंग कर दिया, यानी कि जो सेकुलरिज्म था वो खत्म हो गया। तो जो बुनियादी 2 बातें थी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग ने पार्टीशन करवाया था वो खत्म हो गई। और जब बुनियादी प्रिंसिपल खत्म हो जाते हैं तो डिसइंटीग्रेशन प्रारंभ हो जाता है। तो पाकिस्तान का फेट तो ये होना निश्चित है। और अब सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान कर रहा है वो ये कर रहा है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, यानी कि अपनी खुद की हालत खराब है, लेकिन हाँ मैं 155 mm के आर्टिलरी शेल जो है वो यूक्रेन को दूंगा या मैं इजराइल को दूंगा, अमेरिका के रास्ते से दूंगा। और इसमें हालांकि अमेरिका भी कंप्लीसिट है, लेकिन ये दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाना सबसे बड़ी सोशल इवल है। और कादिर खान ने यही कहा है, लेकिन खुद की आर्थिक हालत ही कहाँ मजबूत है जो दूसरों की मदद करने निकलेंगे। यस बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आर्थिक हालत का इससे ज्यादा और क्या बताएं कि अब उनको सब लोगों ने उनके जो देश से यानी कि सऊदी अरबिया, यूएई ऐसे देशों ने और तो और अपना हवाई जहाज देने से मना कर दिया जब अमेरिका से वापस आ रहे थे। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब इन्हें कोई उधार देना भी नहीं चाहता है। जिस मदद के लिए ये गुहार लगा रहे हैं, अब वो मदद कोई करने के लिए इस्लामिक देश खुद पीछे हट रहे हैं। ठीक है, जे.एस. सोडी जी से मेरा अगला सवाल है, उनसे जानना चाहूंगी। देखिए बात हो रही थी सिंधु की, बलूचिस्तान की, पश्तून की, लेकिन अगर कराची की भी बात की जाए जहां पर ये एक अच्छी डेवलप अपनी सिटी मानते हैं उसे, वहां पर 350 रुपए किलो आटा मिल रहा है। वहां की आवाम तो खुद परेशान है। अरे बचा क्या है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकर अली भुट्टो, उन्होंने बयान दिया था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार बनाएगा। उनकी बात बिल्कुल सही और सटीक निकली कि 2023 में पाकिस्तान की हालत वैसी हो चुकी है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वो 170 परमाणु हथियार लेके बैठा हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, किसी देश की अगर बुनियाद ही गलत हो वो देश ने टूटना ही टूटना होता है। अब हिमानी जी, जो दुनिया के बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, भारत है, इन्होंने सबसे पहले अपनी आर्थिक ताकत पे तवज्जो दिया। और यहाँ पर बड़ी हैरानी की बात यह भी हो जाती है कि अपने नापाक मंसूबों से अभी भी यहाँ पर बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एक के बाद एक कोई ना कोई जोर आजमाइश करके भारत पर हमला करने की फिराक में रहता ही है। हिमानी जी, जब भी कोई आदमी या देश ठीक रास्ते पे नहीं चलता है वो गिरने लग जाता है। और वो देख रहे हैं जैसे समय बिल्कुल और जैसे जैसे समय बीता है वो और जल्दी गिरने लग जाता है। यही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। अगर पाकिस्तान ने अपने बुनियादी असूलों को ठीक रखा होता, जैसे कर्नल त्यागी साहब ने सही बताया, आज पाकिस्तान भी भारत को आर्थिक और सैनिक तरीके में टक्कर दे रहा होता। लेकिन पाकिस्तान ने गलत रास्ता अपनाया। कोई भी देश अगर अपने आप को सक्षम और सार्थक करना चाहता है, पहले उसे आर्थिक शक्ति। और अब तो चीन भी पीछे हटता हुआ मदद से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीन भी आगे नहीं आ रहा है। जहां पर एक अच्छी दोस्ती की यहाँ पर मिसाल देने की बात कहता था चीन पाकिस्तान के साथ, अब वो कहां है दूर दूर तक नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल हिमानी जी, जब कोई आदमी गलत काम करता है, बार बार जेल जाता है, उसके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, उसके अच्छे दोस्त भी दूर होने लग जाते हैं। यही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है, चाहे उसके नजदीक के इस्लामिक देश हो, चाहे चीन हो, चाहे एक तस्वीर और साफ हो जाती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ पर चोरी करनी है तो साथ देंगे, लेकिन अगर कोई परेशानी में है तो वहां पर उसका हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। जो मालिया हालत है पाकिस्तान की, जो स्थिति बनी हुई है, खाने को खाना नहीं है, पेट्रोल डीजल
चरम पर है, महंगाई आसमान पर है, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है पाकिस्तान, लेकिन अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन ऐसे में अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में जरूर खंड खंड होता हुआ नजर आएगा।